ओम नमः शिवाय। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम इस इतिहास की पुस्तक का चैप्टर 3 क्षेत्रीय राज्य और पंजाब मैसूर की पीवाईक्यू को सॉल्व करेंगे। और ये जो वैकेंसी है बिहार की, बिहार शिक्षक भर्ती और बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर, एमपी शिक्षक भर्ती असिस्टेंट प्रोफेसर और यूपी का पीजीटी, टीजीटी और जो 52वां विज्ञापन आने वाला है और पीसीएस 2026 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप पूरा देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था। आपके पास ऑप्शन है दिल्ली, काबुल, मकराना, श्रीनगर। आंसर सोचिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, श्रीनगर। इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। महाराजा रणजीत सिंह का जन्म 1780 में सुकरचकिया मिसल के मुखिया महासिंह के घर हुआ था और महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 1809 में अमृतसर की संधि हुई। कई बार पूछा है अमृतसर की संधि कब हुई, तो ये 25 अप्रैल 1809 को हुई। और इस संधि का तात्कालिक प्रभाव यह हुआ कि रणजीत सिंह सतलज पार के राज्यों के ऊपर प्रभुत्व जमाने का जो उनका स्वप्न था वो टूट गया। लेकिन दूसरी ओर, जैसा कनिंघम ने कहा कि रणजीत सिंह को पश्चिम दिशा में प्रसार करने की खुली छूट मिल गई। किधर मिल गई? पश्चिम दिशा में। उसने 1818 में मुल्तान पर, 1819 में कश्मीर पर, 1834 में पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा को जीत लिया। कब कब? 1818 में मुल्तान, 1819 कश्मीर, 1834 में पेशावर और खैबर। इस प्रकार जो प्रश्न का विकल्प है उसमें श्रीनगर रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणजीत सिंह का संबंध किस मिसल से था? आपके पास ऑप्शन है अहलूवालिया, डलेवालिया, कन्हैया और सुकरचकिया। इससे पहले वाले एक्सप्लेनेशन में हमने देखा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सुकरचकिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी थी। आपके पास ऑप्शन है अमृतसर, पटियाला, लाहौर, कपूरथला। आंसर सोचिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लाहौर। 1798 में अफगानिस्तान के शासक जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया और वापस जाते समय उनकी जो तोपें कहा जाता है झेलम नदी में गिर गई थी। लेकिन बहुत से जो आधिकारिक स्रोत है व इतिहास की जो पुस्तकें हैं वो झेलम नदी को ही सही मानती हैं और रणजीत सिंह ने उन्हें निकलवा कर वापस भिजवा दिया था। 1799 में रणजीत सिंह ने लाहौर पर अधिकार कर लिया और उसे अपनी राजधानी बना लिया। कब? 1799 में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। राजा रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत ए आला की स्थापना की थी? आपके पास ऑप्शन है अमृतसर, लाहौर, फिरोजपुर और मुल्तान। आंसर सोचिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लाहौर। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आप यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हुए होंगे कि राजा रणजीत सिंह कौन है, तो रणजीत सिंह को ही रणजीत सिंह भी कहते हैं, तो दोनों नाम याद होना चाहिए आपको। रणजीत सिंह या रणजीत सिंह की न्याय जो व्यवस्था थी बहुत ही कठोर थी। राज्य की सर्वोच्च अदालत का नाम था अदालत ए आला, जैसे अभी हमारे यहाँ सर्वोच्च न्यायालय है, तो अदालत ए आला क्या है? ये राज्य की सर्वोच्च अदालत थी और यह अदालत लाहौर में स्थित थी। राजा रणजीत सिंह स्वयं इसके प्रधान न्यायाधीश होते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अमृतसर की संधि महाराजा रणजीत सिंह और किसके बीच संपन्न हुई थी? आपके पास ऑप्शन है ऑप्शन ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड मिंटो। आंसर सोचिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लॉर्ड मिंटो। अमृतसर की संधि 25 अप्रैल 1809 को बंगाल के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो प्रथम, कंफ्यूज नहीं होना, लॉर्ड मिंटो प्रथम की तरफ से चार्ल्स मेटकॉफ और रणजीत सिंह के मध्य अमृतसर की संधि हुई। तो ये कई बार कंफ्यूज करने के लिए पूछ लेता है कि सिग्नेचर किसने किया था संधि पत्र पे, तो मिंटो ने नहीं किया था, किसने किया था? मेटकॉफ और रणजीत सिंह के मध्य हुआ था। और इसके अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधान थे। सतलज नदी, दोनों के क्षेत्रों को पृथक करने वाली सीमा मान ली गई। दोनों कौन? रणजीत सिंह और ब्रिटिश क्षेत्र। दूसरा, दोनों ने एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप ना करने और एक दूसरे के क्षेत्रों का सम्मान करने का आश्वासन दिया और इसका उल्लंघन करने पर या मित्रता के सिद्धांतों को तोड़ने पर यह संधि निष्प्रभावी समझी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था किससे? आपके पास ऑप्शन है शाह शुजा, जमान शाह और दोस्त मोहम्मद, शेर अली। आप आंसर सोचिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, शाह शुजा। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किसे प्राप्त किया था? तो शाह शुजा से प्राप्त किया था। इसके पीछे एक बहुत ही लंबी स्टोरी है, हम इसे थोड़ा शॉर्ट में समझ लेते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देते हैं। एक्चुअल में हुआ क्या था कि अफगानों के बीच आपसी गद्दी को लेकर के आपस में वैमनस्य स्थापित हो गया था, आपस में झगड़े होने लगे थे। उस समय रणजीत सिंह को अपनी स्थिति सुधारने का अवसर मिल गया और इसी समय जो शाह शुजा ने थे उन्होंने रणजीत सिंह से हेल्प मांगी थी और इसी हेल्प के बदले उन्होंने उन्हें कोहिनूर हीरा भेंट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
लाहौर की संधि 1846 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपने अभी से पहले देखा 1809 में अमृतसर की संधि हुई थी, किसके बीच? रणजीत सिंह के और दूसरा ब्रिटिश के बीच में हुई। अब दूसरा क्या है? लाहौर की संधि, जो कि 1846 में हुई थी। अब इसमें हमें सही कथन देखना है कि कौन सा सही है। तो महाराजा ने सतलुज नदी के पार के अपने समस्त प्रदेश सदैव के लिए छोड़ दिए। दूसरा ऑप्शन है सतलुज और ब्यास नदियों के बीच के सभी दुर्गों पर महाराजा ने अपना अधिकार कंपनी के पास छोड़ दिया। तीसरा है अंग्रेज सेना अब सिख राज्यों में से नहीं गुजर सकती है। तो ये तो अपने आप में ही गलत हो गया है, क्योंकि हमें पता है कि अंग्रेज इस समय बहुत सशक्त स्थिति में होते, तो ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। तो इसे हम एलिमिनेशन मेथड के माध्यम से भी कर सकते हैं। थर्ड आप देखिए, आप ए में भी है, सी में भी है, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन पहले ही कट गए, ए सी ये दोनों कट गए। अब आपके पास में बचा है बी और डी। अब एक सही है। अब दूसरा चेक कर लेते हैं। सतलज और ब्यास नदियों के बीच के सभी दुर्गों पर महाराजा ने अपना अधिकार कंपनी के पक्ष में छोड़ दिया। तो हाँ, ये कथन भी सही है। तो ये हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। केवल एक और दो ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे। आपके पास ऑप्शन है हरि सिंह नलवा, खड़क सिंह, शेर सिंह और नौनिहाल सिंह। आंसर सोचिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, खड़क सिंह। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो खड़क सिंह थे। 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद उनका पुत्र खड़क सिंह सिंहासन पर बैठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? आपके पास ऑप्शन है खड़क सिंह, शेर सिंह, नौनिहाल सिंह, दलीप सिंह। बहुत चर्चित क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, दलीप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए, 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ। दूसरा, नासिक में उनकी अंत्येष्टि हुई। तीसरा, उन्होंने कभी भी सिख धर्म नहीं छोड़ा था। ऑप्शन डी, वह कभी भी रूस नहीं गए थे। तो इसका आंसर सोचिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ था। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 22 पेज के 23 भी मिलता है। 23 अक्टूबर को 1893 को पेरिस, जो कि फ्रांस में है, वहाँ इनका निधन हुआ था। बाकी सभी कथन गलत हैं। तो दिलीप सिंह ने 1853 में सिख धर्म छोड़कर ईसाई धर्म को अपनाया था। इसलिए हमारा क्या हो गया? उन्होंने कभी भी सिख धर्म नहीं छोड़ा था। तो ये ऑप्शन हमारा कट गया। क्यों कट गया? क्योंकि 1853 में सिख धर्म छोड़ करके ईसाई धर्म को अपनाया था। लेकिन 1886 में उन्होंने पुनः सिख धर्म को स्वीकार कर लिया था। 53 में छोड़ा था, 86 में पुनः स्वीकार कर लिया था। और इन्होंने रूस की यात्रा भी की थी। तो इसलिए हमारा ये भी कथन गलत हो गया। और नासिक से पहले तो हम ये देख ही चुके हैं। तो ये तीनों गलत हो गए। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब के विलय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए, 29 मार्च 1849 को गवर्नर जनरल की ओर से घोषणा हुई कि पंजाब राज्य समाप्त हो गया। ऑप्शन बी, महाराजा दिलीप सिंह के सभी प्रदेश भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गए। ऑप्शन सी, दिलीप सिंह को 2,50,000 रुपये वार्षिक पेंशन दे दी गई। और ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर, मतलब इसमें से कौन सा असत्य है? तो ये दिलीप सिंह को 2,50,000 रुपये वार्षिक पेंशन नहीं दी गई थी। तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। तो लॉर्ड डलहौजी ने 29 मार्च 1849 को घोषणा के द्वारा उन्होंने संपूर्ण पंजाब का विलय अंग्रेजी राज्य में कर लिया। संपूर्ण पंजाब राज्य का विलय अंग्रेजी राज्य में कब हुआ था? तो 29 मार्च 1849 को किसने किया? डलहौजी ने किया। दिलीप सिंह को ईस्ट इंडिया कंपनी से अपने रिश्तेदारों और राज्य के जो कर्मचारी हैं उनके भरण पोषण के लिए प्रतिवर्ष कम से कम 4 लाख रुपये और अधिकतम 5 लाख, न्यूनतम कितना था? 4 लाख और अधिकतम 5 लाख रुपये पेंशन निर्धारित हुई थी। ठीक है। और उन्होंने 1854 में शिक्षा प्राप्त करने हेतु इंग्लैंड गए थे। तो ये हमारा ऑप्शन सी इसमें गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन 3% का सदस्य नहीं था? अब आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए, M.H. इलियट। ऑप्शन बी, सर हेनरी लॉरेंस। ऑप्शन सी, जॉन लॉरेंस। ऑप्शन डी, ग्रेनविले मानसेल। आंसर सोचिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, M.H. इलियट नहीं थे, बाकी सर हेनरी लॉरेंस, जॉन लॉरेंस, मानसेल, ये तीनों थे। थोड़ा सा इसका डिटेल देख लेते हैं। तो पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के बाद में डलहौजी ने 1849 में पंजाब पर शासन करने के लिए 3 लोगों की एक परिषद का गठन किया था। कब विलय किया था? इससे पहले हमने देखा था 29 मार्च 1849 को। और 3 परिषद का सदस्य भी इन्होंने ही बनाया था। इसमें कौन कौन था? तो हेनरी लॉरेंस को इसका अध्यक्ष बनाया गया। हेनरी लॉरेंस अध्यक्ष थे। जॉन लॉरेंस, चार्ल्स ग्रेनविले मानसेल को सदस्य बनाया गया। 2 सदस्य थे, एक अध्यक्ष। अध्यक्ष हेनरी लॉरेंस और जॉन लॉरेंस और ग्रेनविले मानसेल को सदस्य बनाया गया था। तो इस आधार पर ये हमारा ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, सारे आंग्ल मैसूर युद्ध हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको सारे पता होना चाहिए। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो 1767 से 69 में हुआ था। और इसमें कौन विजयी हुआ था ये आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए अंग्रेज, ऑप्शन बी मराठा, एक्चुअली यहाँ पर बी ऊपर होना चाहिए और सी नीचे होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऑप्शन ए अंग्रेज पढ़िए, ऑप्शन बी हैदर अली, ऑप्शन सी मराठा, ऑप्शन डी निज़ाम। आंसर सोचिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हैदर अली। हैदर अली इसमें विजयी हुए थे। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो हमने इसे पहले देख लिया, 67 में, 1767 से 69 में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो अंग्रेजों और मैसूर, या आप कहिए हैदर अली, क्योंकि उस समय नेतृत्व कौन कर रहा था? तो हैदर अली कर रहे थे। निज़ाम, मराठा और अंग्रेज हैदर के विरुद्ध एक त्रिगुट संधि में शामिल होते हैं। हैदर ने क्या किया? बहुत ही कूटनीति और सूझबूझ से इस त्रिगुट को भंग करने का प्रयास किया और उन्होंने मराठों को धन देकर निज़ाम को प्रदेश का प्रलोभन दे करके अपनी ओर मिला लिया था और फिर कर्नाटक पर आक्रमण किया। अंग्रेजों की प्रारंभिक सफलता के कारण निज़ाम क्या हुआ? उसे लगा कि ये तो हार रहे हैं, फिर वो अंग्रेजों की तरफ चला गया। हैदर ने उत्साह नहीं छोड़ा और 1768 में मंगलोर पर अधिकार कर लिया और फिर मार्च 1769 में उनकी सेनाएं मद्रास तक जा पहुंची और अंग्रेजों ने विवशता से हैदर अली की शर्तों पर, किसकी शर्तों पर? हैदर अली की शर्तों पर 1769 में मद्रास की संधि कर ली थी। ठीक है, तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का अंत किस संधि से होता है? तो मद्रास की संधि से। कब होता है? तो 1769 में होता है। ये भी पूछा जाता है, मद्रास की संधि किस युद्ध में हुआ था, किस युद्ध के अंत में हुआ था? तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किसने की थी? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए नंजराज, यहाँ पे भी ऑप्शन बी ऊपर होना चाहिए, सी नीचे होना चाहिए, ऑप्शन बी हैदर अली, ऑप्शन सी देवराज, ऑप्शन डी चिक्का कृष्णराज। आंसर सोचिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हैदर अली। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 1742 में वेंकट राय के नेतृत्व में मैसूर सेना ने डिंडीगुल पर विजय प्राप्त की और 1755 में मैसूर के महाराजा ने स्थिति को संभालने के लिए हैदर अली को डिंडीगुल भेजा। किसे भेजा था? हैदर अली को। 1755 में हैदर अली ने डिंडीगुल के पलैयाकारों को अपने अधीन कर डिंडीगुल को अपने नियंत्रण में ले लिया और इस किले को एक सैन्य चौकी में बदल दिया। बाद में हैदर अली मैसूर का वास्तविक शासक बन गया और 1777 में उन्होंने पुरशान मीर साहब को डिंडीगुल का गवर्नर बनाया। किसे बनाया? मीर साहब को। इतना याद रखिए, 1777 में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा युद्ध में हराया था। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए कैप्टन पॉपहेम, ऑप्शन बी सर आयरकूट, ऑप्शन सी सर हेक्टर मुंडो, ऑप्शन डी जनरल गोडडार्ड। आंसर सोचिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सर आयरकूट। थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाइए, पोर्टोटा आयरकूटा, तो इससे क्या हो रहा है? देखिए, जब हम बोलते हैं तो उसके रिदम को पकड़िए, तो इससे आपको याद है पोर्टो नोवा किसे? आयरकूट। आयरकूट ने किसे कूटा? हैदर, बस याद करने के लिए, और कोई यहाँ पर मानसिकता नहीं है। हैदर अली को पोर्टो नोवा में आयरकूट ने कूट दिया। इस तरह करके आप इसे याद कर सकते हैं। ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन में आया है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाया था, किसे बनाया था? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए श्रीरंगपट्टनम, ऑप्शन बी मैसूर, ऑप्शन सी बेंगलोर, ऑप्शन डी कोयम्बटूर। आंसर सोचिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए श्रीरंगपट्टनम। थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया और यहाँ फ्रांसीसी अधिकारियों ने जैकोबिन क्लब की स्थापना की। ठीक है, क्या किया था? जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी और यह क्लब फ्रांस के जैकोबिन क्लब की ही एक शाखा थी। टीपू इस क्लब का समर्थन किया और कथित तौर पर उसका सदस्य भी रहा है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया था? आंसर सोचिए। आपके पास ऑप्शन है, हैदर अली, मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय और टीपू सुल्तान। राइट आंसर है ऑप्शन डी टीपू सुल्तान। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पता भी होना चाहिए कि टीपू सुल्तान आधुनिक सोच का व्यक्ति था और उसने जो दूतावास था वो विदेशों में स्थापित कर रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी पोलीलुर, ऑप्शन सी सेरिंगपट्टनम, ऑप्शन डी निज़ामाबाद। आंसर सोचिए। राइट आंसर है ऑप्शन बी पोलीलुर। यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन भी हम देख लेते हैं। हैदर अली और टीपू सुल्तान ने मिलकर मराठा और निजाम के साथ एक समझौता किया था और फ्रांसीसियों की सहायता
भी प्राप्त करने का वचन फ्रांसीसियों से इन्होंने ले ली थी। और कर्नाटक पर जुलाई 1780 में फिर उन्होंने आक्रमण, जब ये सारी संधियाँ हो गई, उन्होंने फ्रांसीसी से मदद लेने की वचन ले लिया और मराठा से, निजाम से समझौता कर लिया। फिर उन्होंने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया जुलाई 1780 में और अर्काट पर अधिकार कर लिया। उसके बाद 10 सितंबर 1780 को हैदर अली और टीपू की संयुक्त सेनाओं ने पोलीनूर, जो इसका नाम अन्य नाम भी मिलता है पेरुम्बकम, के युद्ध में तो याद रखना है पोलीनूर को ही हम क्या कहते हैं, पेरुम्बकम, तो कंफ्यूज नहीं होना है, कि युद्ध में कर्नल बेली को, किसको पराजित किया था, कर्नल बेली को बुरी तरह पराजित किया था। किसने, हैदर अली और टीपू ने। कब, 1780 में किया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इसी युद्ध में सैन्य कमान टीपू के हाथों में थी। बेली के पराजय का जब समाचार हेक्टर मुंडो ने सुना, तो जो इस युद्ध में सैन्य कमान टीपू के हाथों में थी, बेली की सहायता के लिए आ रहा था और वापस लौट गया। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, पोलीनूर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए हैदर अली, ऑप्शन बी डुप्ले, ऑप्शन सी टीपू सुल्तान, ऑप्शन डी नंदराज। आंसर सोचिए। हमें पता है कि इस दौरान जब श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है, 1700 कब होती है श्रीरंगपट्टनम की संधि? 1792 में होती है, जो कि तृतीय आंग्ल मैसूर का अंत होता है। 1790 से 1792 में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ और इसी का अंत श्रीरंगपट्टनम की संधि से होता है। तो अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किससे की? क्योंकि इस समय हैदर अली नहीं है, उसकी दूसरे में ही मृत्यु हो जाती है। तो ये संधि होती है टीपू सुल्तान के साथ में। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ है? 1790 से 92 में। और इसका अंत कैसे होता है? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि से होता है, जो कि मार्च 1792 में होती है। और यह संधि टीपू सुल्तान और मित्र शक्तियों के मध्य होती है। किसके मध्य होती है? मित्र शक्तियाँ कौन है? निजाम, मराठा, इन सभी के साथ में होती है। और इस संधि में ब्रिटिश पक्ष का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो कॉर्नवालिस, से भी पता होना चाहिए। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय कौन ब्रिटिश गवर्नर जनरल था? तो कॉर्नवालिस थे। और इस संधि की शर्तों के अनुसार टीपू को अपने राज्य का लगभग आधा भाग अंग्रेजों और उनके साथियों को देना पड़ा। साथ ही युद्ध के हार जाने के रूप में टीपू को लगभग 3 करोड़ रुपए अंग्रेजों को देना पड़ा। श्रीरंगपट्टनम की संधि में शामिल था कि जब तक टीपू 3 करोड़ रुपए नहीं देगा, तब तक उसके दोनों पुत्र अंग्रेजों के कब्जे में रहेंगे। कॉर्नवालिस ने इसी संधि के बाद में टिप्पणी की थी कि हमने अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया और साथियों को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया। ये स्टेटमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए, चाहे आप जो असिस्टेंट प्रोफेसर में मेंस का एग्जाम हो रहा है उसके लिए आप देखिए, या इसे दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये भी पूछता है कि ये जो स्टेटमेंट है किसने बोला है, किस युद्ध के दौरान बोला। ठीक है, तो कॉर्नवालिस ने बोला है कब? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के अंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए? आपके पास ऑप्शन है 1857, 1799, 1793, 1769। तो हमें पता है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान ही उनकी मृत्यु हुई थी। तीसरा तो हमने भी देखा है 1790 से 92। तो तीसरा कब होता है? तो 1799 में। और इसी दौरान टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये मैंने इसमें आपको कौन सा एक सुमेलित है आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, हैदर अली पराजित हुआ था। क्या हुआ था? तो आपको पता है कि नहीं हुआ था, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा है आपका द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया था। तो ये भी हमें पता है कि नहीं, इसमें वो पराजित हुआ था, प्रथम में जीता था, दूसरे में हारा था। ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, टीपू सुल्तान युद्ध जीता और अपना भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया। देखो, जीता ये तो हमें पता है नहीं हुआ, श्रीरंगपट्टनम में उसे बहुत कुछ खोना पड़ा था इसकी संधि में, और भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया, तो बहुत सारा भूभाग, लगभग आधा भूभाग उन्हें देना पड़ा था। तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। नेक्स्ट है आपका चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, टीपू पराजित हुआ और मध्य में और उसका मतलब अंत हो गया। तो निश्चित रूप से ये विग्रह नहीं यहाँ पर होना चाहिए, क्या? दिवंगत हो गया। ठीक है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में ही टीपू पराजित होता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, थोड़ा सा इसमें संधि देख लीजिए। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 में हुआ था और इस दौरान बंगाल का जो गवर्नर था वो कौन था? वेरल्स था। और 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि से इसका अंत होता है। तो मैसूर की प्रथम संधि 1767 से 69, अंत मद्रास की संधि से होता है। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? तो 1780 से 84 तक चला था और इस दौरान अंग्रेज जो गवर्नर थे वो कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स थे। और अंत कब होता है? तो 1784 के मंगलौर की संधि से समाप्त होता है। तीसरा युद्ध कब होता है? 1790 से 92 तक चलता है और इस दौरान अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस था। पहले में वेरल्स था, दूसरे में वॉरेन हेस्टिंग्स था, तीसरे में कॉर्नवालिस था। और अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता के लिए टीपू सुल्तान ने तुर्क से भी सहायता मांगी थी, प्रयत्न किया था, लेकिन मिला नहीं था। 1784-85 में उन्होंने एक दूत कुस्तुनतुनिया भी भेजा था। किसने? टीपू ने। 1787 में एक दूत मंडल फ्रांस भी भेजा था। ठीक है, तो कहाँ तुर्क से मांगा कुस्तुनतुनिया, और कहाँ भेजा?
फ्रांस भेजा था। और यह युद्ध 1792 में हालांकि किसी से सहायता नहीं मिल पाई थी। 92 की श्रीरंगपट्टनम की संधि से यह युद्ध समाप्त होता है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ और इस दौरान अंग्रेज गवर्नर कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली था। और 4 मई 1799 को अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम का युद्ध जीत लिया और टीपू लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो गए। टीपू के कुल सदस्यों को वेलोर में कैद कर दिया गया था। तो अब हमें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। पहले कौन सी संधि होती है? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास, दूसरे में मंगलौर, तीसरे में श्रीरंगपट्टनम और चौथे में अंत होता है। पहला 1767 से 69, दूसरा कब होता है? 1780 से 84, तीसरा 1790 से 92, चौथा 1799 में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब ये मैच द फॉलोइंग है, आपको यहाँ पे क्रम लगाना है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इलाहाबाद की संधि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये जनरली आपको पता भी होता है। ये 1765 में होता है। और अभी हमने देखा था मद्रास की संधि भी देखी है, मंगलौर की भी संधि देखी है। तो मद्रास की संधि हमारी कब होती है? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के अंत में होती है, यानी कि 3 वाला 1769 में। और फिर मंगलौर की भी संधि हमने देखी। मंगलौर की संधि हमारी कब होती है? दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में होती है। और दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध का अंत कब होता है? 1784 में होता है। ये 2 हो गया। और साल इलाहाबाद की संधि 1765 में, मद्रास की संधि कब होती है? 1769 में, मंगलौर की संधि कब होती है? 1784 में, सालबाई की संधि कब होती है? 1782 में। तो अब कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपका। पहले में 4, दूसरे में 2, तीसरे में 1, चौथे में 3। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी हमने देख लिया है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कहाँ कराया? कई बार यूपीपीसीएस में क्वेश्चन आया हुआ है और इसका आंसर जनरली लोगों को पता होना चाहिए और ये गलत नहीं होना चाहिए। अगर इस तरीके के प्रश्न में गलतियाँ होती हैं तो सिलेक्शन मुश्किल हो जाता है। तो ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। इसका राइट है ऑप्शन सी, सरधना। बेगम समरू, जो कि लगभग 1750 से 1836 इनका कार्यकाल है, ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण मेरठ के निकट सरधना में कराया। तो सरधना कहाँ है? मेरठ में ही। बेगम समरू का जन्म तिथि को लेकर के 1750 और 1753 के बीच में विवाद रहता है। तो ये हमें वैसे ये पूछता नहीं है, सिंपली इतना ही पूछता है कि कहाँ बनवाया था। तो सरधना का मैप मेरठ में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना है, सही नहीं पूछ रहा है। ठीक है, पहला ऑप्शन है अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति की प्रारंभ किया था। किसका? राजस्व। तो दूसरा आप है महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने की स्थापना की थी। सही है बिल्कुल। तीसरा है आमेर में सवाई जयसिंह ने यूक्लिड के रेखा गणित के 6 तत्वों का अनुवाद संस्कृत में किया था। ये भी सही है। ऑप्शन डी है मैसूर में टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में शारदा देवी की मूर्ति का निर्माण के लिए धन दिया था। तो ये भी सही है। अब कौन सा ऑप्शन बचा आपके पास? ऑप्शन ए, अली मर्दान खान ने नहीं किया था। ये आपका ऑप्शन गलत हो गया। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो रणजीत सिंह ने तोप खाने पर अधिक बल दिया था। लाहौर और अमृतसर में तोपें, गोला और बारूद बनाने के लिए कारखाने भी लगवाए थे। कहाँ? लाहौर, अमृतसर में। आमेर के सवाई जयसिंह ने यूक्लिड के रेखागणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद कराया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सवाई जी सिंह ने जयपुर, दिल्ली, बनारस, मथुरा और उज्जैन नगरों में 5 वेधशालाएं बनवाई थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। कहाँ? जयपुर, दिल्ली, बनारस, मथुरा और उज्जैन में। किसने बनवाई? सवाई जयसिंह ने। टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में शारदा देवी की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया था। तो ये भी सही है। जबकि बंगाल में राजस्व की कृषि पद्धति का श्रेय किसे दिया जाता है? अली मर्दान को नहीं दिया जाता। फिर किसे दिया जाता है? मुर्शिद कुली खां को दिया जाता है। तो ये ऑप्शन आपका, क्योंकि पूछा है नहीं, तो ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह, निम्नलिखित में से कथनों पर आपको विचार करना है। पहला है आपका, पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। ऑप्शन बी है आपका, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन 3 है, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से षड्यंत्र किया था। अब यहाँ पर आपको सोचना है, क्या पहला युद्ध पानीपत का तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम को पराजित किया था, इब्राहिम लोदी को? तो नहीं, गलत हो गया। ये आपका गलत हो गया। इब्राहिम लोदी को नहीं किया था। 14 जनवरी 1761 को पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई थी वो अहमद शाह अब्दाली ने सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व वाली मराठा सेना को पराजित किया था। ये आपको याद रखना है। इब्राहिम लोदी को नहीं किया था। इब्राहिम लोदी किस युद्ध में पराजित हुआ था? तो ये प्रथम पानीपत का युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी, उसमें पराजित हुआ था। दूसरा स्टेटमेंट है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। तो ये तो आपको पता है, अभी आपने देखा कि चौथे आंग्ल मैसूर में टीपू सुल्तान की मृत्यु होती 1799 में। तो ये भी गलत हो गया। अब लास्ट है आपका दूसरे के युद्धों में, सॉरी यहाँ पे प्लासी होना चाहिए। प्लासी यहाँ से प्लासी एक्चुअली प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला, ये इसमें स्टेटमेंट थोड़ा सा चेंजेस है, आप इसे ऐड कर देख लीजिएगा। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा था। तो ये स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। तो इस आधार पे आपका ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, और इसी के साथ में ये आज का हमारा सीरीज
कंप्लीट हुआ और ये टॉपिक क्षेत्रीय राज्य और पंजाब और मैसूर कंप्लीट हो जाता है। अब आपके लिए एक प्रश्न है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? चारों आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुए थे और उसकी कौन सी संधि हुई थी? किस संधि के माध्यम से उसका अंत होता है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना है। और नेक्स्ट डे हम इसका आपको नेक्स्ट चैप्टर यानी चैप्टर 4 को अपलोड करेंगे, तो उसको आप पहले से पढ़ के रखिएगा। इसी तरह डेली MCQ PYQ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।